शुक्रिया। अब साथ ही जब हम तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, जब हम सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों की बात कर रहे हैं, जब हम महिला सशक्तिकरण के मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो जरूरी ये भी हो जाता है कि सियासत की बात जरूर हो। और हमारा अगला सेशन का नाम है सियासत की बात, और इसको होस्ट करेंगे इनपुट एडिटर इंडिया न्यूज हरियाणा राज वर्मा। प्लीज कम ऑन द स्टेज। और साथ ही हमारे खास मेहमान होंगे सुखबीर कटारिया, पूर्व मंत्री कांग्रेस। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुंदरलाल, समाज सेवी, बीजेपी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप स्टेज पर आइए। And Raj Verma, please, over to you. के इस सेशन में हम बात करेंगे सियासत की। 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे आए, उसके बाद देश की जो सियासत है उसका पारा अलग ही दिशा में है। कुछ पार्टियां खुशी मना रही है तो कुछ के हिस्सों में गम आई है। तो ऐसे में हरियाणा पर उसका क्या कुछ असर पड़ेगा, इस पर भी अब बात करेंगे। और हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं इस वक्त, हमारे साथ सुखबीर कटारिया जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री हैं। हमारे साथ सुंदरलाल जी हैं, बीजेपी नेता हैं और समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुखबीर जी, इन 5 राज्यों के चुनाव में जो गम है वो कांग्रेस के हिस्से आया। एक बड़ी उम्मीद कहीं ना कहीं कांग्रेस लगा रही थी कि कम से कम 5 नहीं तो कुछ राज्यों में एक बार फिर से सरकार बनाए या फिर एक और मौका मिले, लेकिन हर जगह से वो जो एक जीरो है और जो लगातार चला रहा है, आखिरकार हुआ क्या है पार्टी को? क्यों नहीं सबक ले रही है पार्टी एक के बाद एक? जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं, क्यों नहीं सबक ले रही है पार्टी? देखो, राजनीति में गम नाम की कोई चीज नहीं होती, और हमेशा कभी भी राजनीति में और स्पोर्ट्स में ना कभी भी आपको गम नहीं रखना चाहिए। ये हमने काफी कुछ सीखा है यूपी के अंदर। आदरणीय प्रियंका जी ने, राहुल जी ने बहुत मेहनत करी, और निश्चित रूप से आप देखो कार्डर जो 403 सीटों पे हम लड़े, और पहले हम इतनी सीटों पे नहीं लड़ पाते थे। कम से कम हमने सीखा है भाई किस तरह से हम लोगों से जुड़े, उनकी बातें, उनके दुख में सुख में हम मिले उनसे। तो हमारे को ठीक है, एक थोड़ा ये महसूस हो रहा है कि हम अपनी बात को अच्छी तरह उनको समझा नहीं पाए लोगों को, इसी कारण हम नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए। नहीं तो आदरणीय प्रियंका जी ने जो आधी आबादी है लेडीज की, उनको एक अच्छा मैसेज देने के लिए उनको 40% हमने सीट भी दी वहाँ पे। वो इसी कारण दी कि भाई देश के अंदर जो लेडीज की जो हमारी नारी शक्ति है, वो हर पार्टी ढिंढोरा पीटती है कि भाई हम अपनी नारी शक्ति का कितना सम्मान कर रहे हैं, हम उनके ये काम करें, लेकिन एक्चुअल में कोई नहीं कर पाता है। खाली हम लोग अपने पंचायत लेवल पे तो हमने उनका परसेंटेज बढ़ा दिया। आज भी सरकार ने कह रहे भाई अबाउ 30% हम करेंगे। निश्चित रूप से आप देखो पंचायत लेवल पे लेडी सरपंच तो बन जाती हैं, लेकिन उनके पार्षद बन जाते हैं, लेकिन उनके पार्षद पति या सरपंच पति, मैं तो बड़ा अचंभा सोचता हूँ। कई तो आदमी लिखते हैं मैं भाई पार्षद पति, अपने गाड़ियों में भी लिखते हैं वो। तो ये थोड़ा जब तक हम समाज के अंदर अवेयरनेस नहीं करेंगे, लोगों की जागरूकता नहीं करेंगे, एजुकेशन नहीं देंगे, निश्चित रूप से हमारी महिला शक्ति ऊपर उठना बहुत अच्छी बात है कि महिला शक्ति को आगे बढ़ाना, और जिस तरह से यूपी में जो कैंपेन भी चला था कांग्रेस का। लेकिन सवाल यही आया कि वो जहां एक जगह बनानी चाहिए थी पार्टी ने, जो एक पहुंच की बात हुई थी कि महिलाओं के बीच पहुंचे, प्रियंका गांधी खुद वहां थी, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो अब सवाल यह है कि कब तक सीखती रहेगी कांग्रेस पार्टी? जीतने का वक्त कब आएगा? या अब ये मान ले, क्योंकि अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार धीरे धीरे अपना एक मुकाम पा रही है, तो ये मान ले कि कांग्रेस का जो विकल्प है वो आम आदमी पार्टी बन जाएगी अगर इसी तरह से कांग्रेस आगे चली तो? देखो, हमारी पार्टी ने सब ये सोच लेके चली, हमने लोगों को ये बताया कि आप एजुकेशन पे जोर दीजिए, एम्प्लॉयमेंट पे जोर दीजिएगा, स्वास्थ्य पे जोर दीजिएगा। क्योंकि जब हम फ्री चीजें देते हैं ना, इन चीजों में फ्री करो, आप एजुकेशन फ्री करो, स्वास्थ्य फ्री करो, आप अपने रोजगार में फ्री दो, तो लेकिन
यूपी के अंदर जनता को राशन फ्री का आया, रास आया, उनको ये अच्छा लगा कि भाई चलो ये टेम्पररी फेस है, आप राशन आप खिलाकर उनको नाकारा कर रही हैं, आप उसको जितनी सब्सिडी दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आम आदमी सोचेगा कहाँ। मैं खुद अपना उदाहरण देता हूँ, मैं जिस अपने गुड़गांव गांव में थे, हमारी शीतला माता हमारे सबके पुजापा आता था, हम सब नाकारा हो गए थे, लेकिन जब शेन बोर्ड बना, गवर्नमेंट अंडरटेक किया, हमारे सारे यूथ अब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि पहले सोचते बोले यार अब मुआवजा आ रहा है, अरे ऐसे अब यूपी के अंदर भी यही रहा। हम तो हमारी पार्टी ये कह रही है भाई आप कम से कम है ना एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, इन पे फोकस रखो। निश्चित वो नहीं रख पाए, नहीं समझा पाए। पंजाब में तो आप थे, वहां भी सुपड़ा साफ हो गया, सारे दिग्गज हारे, घोषणाएं आप लोगों ने भी की थी, लुभावने वादे आपने भी किए थे। कौन सी पार्टी है जो ये नहीं करती है? सवाल तो यही है कि आखिरकार क्यों लगातार कांग्रेस पीछे जा रही है। मैं और सवाल लूंगा, उससे पहले सुंदर जी, 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो उस लिहाज से आप लोगों को बधाई। लेकिन पंजाब में अभी भी जो एक प्रदर्शन है जिसकी एक उम्मीद कहीं ना कहीं कर रहे थे, गठबंधन किया था कि शायद कुछ बेहतर दिखने को मिलेगा। खैर पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जो एक चाह थी पंजाब की अभी भी उससे कोसों दूर है। देखिए निश्चित रूप से आपका बात बिल्कुल वाजिब है कि पंजाब में हम पहले भी, इससे पूर्व भी गठबंधन की सरकार में हम सहयोगी रहे थे। इस बार हम वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसा हम पहले प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार के साथ मिलकर हम करते आए थे। तो निश्चित रूप से इस बार हमारा जो गठबंधन था वो कैप्टन अरविंदर जी के साथ था, जो अभी अभी कांग्रेस से अलग होकर गए थे, और जिस तरीके की हम उम्मीद लगाए बैठे थे पंजाब से वैसा प्रदर्शन हम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारा वोट प्रतिशत पंजाब में बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले। 4 राज्यों की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम 275 सीट जीते हैं, और निश्चित रूप से कुछ ऐसी सीटें रही हैं जहां हम 300, 400, 500 वोटों से चुनाव, नहीं तो हम 300 प्लस का आंकड़ा फिर छू रहे थे। देखिए बिल्कुल पूरे देश ने देखा है और 4 राज्यों में आप लोगों ने जीत हासिल की, लेकिन एक बड़ी चुनौती क्या आप मानते हैं आप अपने सामने? क्योंकि एक तरफ दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार है और दूसरी तरफ हरियाणा का बड़ा भाई वहां भी पंजाब, वहां पर भी अब आम आदमी की पार्टी की सरकार बन रही है। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक तौर पर जो एक असर देखने को मिलेगा वो हरियाणा में मिलेगा। और क्या ये मानते हैं कि बीजेपी की अब हरियाणा में जो चुनौती है दूसरे दल या कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी जो है वो बनने जा रही है बीजेपी के लिए? नहीं, हरियाणा में मेरा ये मानना है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी से कोई हमारा मुकाबला नहीं है, और हरियाणा में 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी। लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश किसी भी तरीके से यहाँ नजर नहीं आ रही। यहाँ मुख्य मुकाबला हमारा कांग्रेस पार्टी से ही होगा, और मैं आपसे पुनः आपको ये बता रहा हूँ कि पूर्ण बहुमत की सरकार 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनाएगी। तो एक तरफ आप कह रहे मुकाबला होगा, दूसरी तरफ मुकाबले से बाहर भी कर रहे हैं आप कांग्रेस को। सुखबीर जी, यही एक सवाल मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात लगातार हरियाणा में कांग्रेस के साथ भी हो रहे हैं, पार्टी में अपनी कुछ गुटबाजी है, कुछ अलग झगड़े चल रहे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी का पंजाब में जो एक प्रचंड बहुमत के साथ आना, वो चिंता हरियाणा में कांग्रेस की भी बढ़ा रहा है। अब देखो 2019 के अंदर बीजेपी ने एक या मीडिया के थ्रू या वैसे एक मैसेज किया भाई 75 पार, कोई 65 पार, कोई 85 पार, एक लोगों को गुमराह करने के लिए दिया, और निश्चित रूप से लोग बाग उसके उसमें भी आगे थे, उनकी जो ट्रैप में भी आगे। लेकिन आप देखो रिजल्ट क्या हुआ। कांग्रेस को तो कहते बोले 2 डिजिट में नहीं पहुंच पाएंगे, उनको तो 4 या 5 ही रह पाएंगे। आप बिलीव करोगे हम 30-31 जीते हैं, तो निश्चित रूप से आप देखो, और जो हम 8-10 सीट आ रहे हैं, कुछ सीटें गल दी गई, कुछ एक हमारे जैसे कोई 1000 वोट से आ रहा है, कोई 1500 से आ रहा है, तो आप मुश्किल से हम 10-12 हजार और वोट मिल जाएं तो अपने हम पावर में आ जाते हैं। तो ये जो गलती जो है ये ईवीएम की कह रहे हैं आप, या कुछ कहीं और इशारा है? देखो बात क्या, कई बार कोई पार्टी से गलती होगी या कोई आपस में कोई ऐसी, कहीं ना कहीं ये वक्त अब ये है कि दूसरों पर निशाना साधने की बजाय या उंगली उठाने की बजाय जो
खुद से जो है अब पार्टी को ये देखना होगा, विश्लेषण करना होगा कि आखिरकार खामियां कहां हैं, और लगातार जो है वो पिछड़ती जा रही है कांग्रेस। देखो हरियाणा के अंदर तो मैं आता हूं, एक कुछ बजट से जुड़ी हुई बात कर लेते हैं। बजट पेश हुआ है हरियाणा का, और बड़े बड़े जो है अलग अलग, चाहे कृषि की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, महिलाओं को लेकर बात कर लें, तो तमाम जो है जगहों पर कोशिश ये की गई है कि जो एक विकास है वो नजर आए। लेकिन जो घोषणाएं हैं बजट की, वो धरातल पर कैसे उतरेगी, क्योंकि एक ये बड़ा चैलेंज और एक बड़ी चुनौती हो जाती है। नहीं, निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन बजट माननीय मुख्यमंत्री, जो कि अपने हरियाणा के वित्त मंत्री का दायित्व भी उन्हीं के पास है, तो उन्होंने पेश किया है। और पूरे प्रदेश में जब से हमारा ये बजट आया है उसके बाद खुशी का माहौल है। निश्चित रूप से समय लगता है चीज़ों को धरातल पर लाने के लिए, और सरकार के नुमाइंदे मिलकर इस जो ये बजट, बहुत बेहतरीन बजट पेश किया गया है, उसको निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, और उस बजट के हिसाब से ही आगे प्रदेश आगे बढ़ेगा। सुखबीर जी, आपको क्या लगता है? बीजेपी और सरकार के हिसाब से लगता है कि एक बेहतरीन बजट है, लेकिन कांग्रेस जो है लगातार कह रही है कि सिर्फ ये घोषणाएं हैं, जो कर दी गई है धरातल पर नहीं उतरने वाला है। देखो सपने बेचे जा रहे हैं जी, और निश्चित रूप में एक मार्केटिंग की सरकार है, और मैं तो कहूँगा ये आउटसोर्सिंग सरकार बोल दूंगा मैं, जो हर चीज़ आउटसोर्स कर रहे हैं। आप पीछे जब हुड्डा साहब 2005 से 2014 तक सीएम रहे, तो मुश्किल से 62 करोड़ का लोन लिया था कर्जा। आज लाखों, कई लाख करोड़ का हम लोन लेके बैठे हैं। तो निश्चित रूप से आप देखो, जो आज हम जिस शहर के अंदर बैठे हैं, हैपनिंग शहर है, ये सपनों का शहर होता था। निश्चित रूप से आज क्या स्टूडेंट, क्या व्यापारी, क्या अपने बिजनेसमैन क्या एक सपने लेके आते, चाहे उत्तरांचल, पूर्वांचल, यूपी, बिहार, राजस्थान, कितने भी स्टेट आप देखो, मैक्सिमम का एक सपना था भाई हम गुड़गांव में जाके। लेकिन आज देखो ना कोई हॉस्पिटल बन पा रहा, ना ही यहाँ पे कोई ऐसा मेट्रो स्टेशन देख लो, एक पिलर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। आप देखो स्मार्ट सिटी, एक भी कोई बजट, इस बजट के अंदर कोई आ पाया भले स्मार्ट सिटी के लिए, कोई ऑटोमोबाइल की कोई वो आए, कॉर्पोरेट ऑफिस जो पहले थे वो थे वापस शिफ्ट हो गए। तो निश्चित रूप से आप देखो, अब हमारा गुरुग्राम खाली नाम बदल लिया, नाम बदलने कम से कम 4-4.5 हजार करोड़ रुपए का जो खर्चा आया, कितनी लोगों की स्टेशनरी का, लोगों के अपने एड्रेस का, उनका कितना खर्चा आया। अब नाम क्या था, नाम की तो कोई जरूरत नहीं। गुड़गांव अच्छी चीज़ है, गुरुओं का गांव है, यहाँ पे अपने शिक्षा दीक्षा दी कौरव पांडव की है, तो एक प्राचीन शहर है हमारा। यहाँ शीतला माता का मंदिर है, यहाँ बाप प्रकाशपुरी, बड़े संत लोग यहाँ पे उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी। सुंदरलाल जी, ये आरोप लगातार विपक्ष जो है वो लगातार है, ना केवल हरियाणा या गुरुग्राम की बात करें, बाकी जगह भी कि नाम बदलने में जो है मास्टर है बीजेपी। देखिए, लेकिन जो विकास की बात होती है वहां पिछड़ते ही आरोप लगातार जो है विपक्ष लगातार। गुरु द्रोण की नगरी का अगर नाम बदलना कोई गलत है तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए। गुरुग्राम बहुत अच्छा नाम है, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे उसको रखा गया है, और नाम बदलने की ये प्रथा है, ये पुराने समय में भिन्न भिन्न जगह जैसे काफ़ी यूपी में भी बदलाव किए गए हैं, तो वो एक अच्छी पहल है। उन संत महात्माओं के नाम पर ही नाम बदले जा रहे हैं, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। मैं कटारिया जी की एक बात को जरूर कहूँगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे तो वो रोहतक और सोनीपत के मुख्यमंत्री थे, ना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2 जिले का दायित्व करते थे और उन्हीं के मुख्यमंत्री तक सीमित थे। मनोहर लाल जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो सभी 22 जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सभी 22 जिलों की सरकार चला रहे हैं। और ये प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है उसमें ऐसा हुआ है कि सभी 22 जिलों के लिए बजट आ रहा है, नहीं तो इससे पूर्व की सरकारों में सिर्फ जिलों तक संबंधित वो बजट होता था, चाहे वो रोहतक से संबंधित हो या सोनीपत से संबंधित हो। तो निश्चित रूप से सभी 22 जिलों के लिए अगर बजट लेने वाले कोई सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो लगातार इस हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और आगे बढ़ाती रहेगी। समय की कमी है सुखबीर जी, एक आखिरी सवाल। सरकार जो है वो धर्मांतरण विरोधी बिल लेकर आ रही है, कांग्रेस को कहाँ खामी नजर आती है, कहाँ इस बिल में दिक्कत आती है? जिस तरह का विधानसभा में माहौल भी हुआ, बिल की जो कॉपी थी उसको भी फाड़ा गया, आखिरकार क्यों विरोध? देखो हमारा प्रदेश सब धर्मी प्रदेश है, निश्चित रूप से इसकी जरूरत क्या है? कोई एक आदमी बता दे, सीएम साहब बता दें या मंत्रीगण बता दें या इनकी पूरा कोई टीम ऐसी बता दे, भाई इससे फायदा क्या है? हम तो कहते हैं भाई हम
आदमी विकास पे चलो ना। आप अच्छी अच्छी एजुकेशन कॉलेज लेके आओ, यूनिवर्सिटी लेके आओ, अच्छे अच्छे रोजगार के लिए लेके आओ। उसके बाद आप कहो बोले भाई फलां जाति का लड़का ये टॉप किया इसने। निश्चित आज प्रॉपर बच्चों को एजुकेट करो भाई, उसको क्लासेस दो, HPSC के लिए मोटिवेट करो, उनको IIT के लिए मोटिवेट करो, उनको अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन के लिए अच्छे अच्छे कोचेज वगैरह दो। जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करना चाह रहे हैं या बेचारे जो कमज़ोर हालत में हैं या इतने परिवार उनका फीसिस वगैरह, तो उनको अडॉप्ट करे सरकार। और मैं तो कहता हूँ यहाँ गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत साइड में जितने भी अपने बड़ी बड़ी MNC कंपनी हैं या कॉर्पोरेट ऑफिस, उनको भी प्रोत्साहित करें भाई आप है ना कम से कम गांव के गांव ले लें या बच्चों को इकट्ठा करें, उनको अडॉप्ट करके बोले भाई आप ये टेस्ट पास कर लोगे तो आपकी एजुकेशन फ्री हम करेंगे, आपका रहन सहन फ्री करेंगे। तो निश्चित रूप से समाज वो तरक्की करेगा जो समाज एजुकेटेड। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी, चलिए अच्छी बात राजीव गांधी जी ने भी कही थी, समाज बोले समाज को एजुकेशन देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बेहतर समाज अगर बनाना है तो शिक्षा बेहद जरूरी है। और कहीं ना कहीं उम्मीद भी ये करते हैं कि जो सियासत है उसके अंदर भी जो एक रिश्ते हैं वो थोड़ा बेहतर बने, समाज के बारे में, देश के बारे में, प्रदेश के विकास के बारे में जो है साझा तौर पर सोचा जाए। तो फिलहाल हमारे इस सेशन में इतना ही। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए।